Assalamu alaikum, class. Hope all of you are fine. Today, our topic is chain indexed series. Last time we have discussed the simple price index numbers and simple quantity index numbers, and then weighted index numbers. We have already find out Laspers, Pasches, and Fisher's index numbers. Now, today, our topic is chained index series. चेन्ड इंडेक्स सीरीज में हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर्स जो फाइंड आउट करने हैं वो हम वेरिएशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ओवर द टाइम पीरियड बट कंपैरिजन कंपेयरिंग करेंगे हम इसको विद द प्रीवियस ईयर नॉट फ्रॉम द बेस ईयर ओनली यानी कि अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010 तो आप 2010 को कंपेयर करेंगे 2009 के साथ और 2011 को कंपेयर करेंगे 2009 के साथ नहीं बल्कि 2010 के साथ 2012 को कंपेयर करेंगे 11 के साथ 13 को आप करेंगे मैच किसके साथ 12 के साथ तो जब आप किसी भी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर प्राइस और प्रीवियस ईयर क्वांटिटी तो दैट इज कॉल्ड चेन इंडेक्स सीरीज तो अभी आप एग्जांपल में देख लें कि एक कंपनी है हैज अचीव द फॉलोइंग सेल्स ओवर द पास्ट 5 इयर्स 2009 में उसकी सेल्स 1760 थी एंड 2010 में 1883 एंड 2011 में 2024 2012 में 2166 एंड 2013 में द सेल्स वर 2320 तो जब आपने चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं तो चेन इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर तो 100 ही आ जाएगा वो आप लिखें या ना लिखें इट विल बी ओके बिकॉज आप 2009 को किसी के साथ प्रीवियस ईयर के साथ जब मैच नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास उस ईयर की जो है वो कोई भी प्राइस या कोई भी सेल्स गिवन नहीं है तो इट्स मीन कि इसको आप अपना बेस ईयर कंसिडर करते हुए इसका इंडेक्स नंबर आप 100 कंसिडर करेंगे 2010 के लिए जब आपने 2010 का इंडेक्स नंबर निकालना है तो 1883 को आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर 2009 की सेल्स के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आया 107.0 यानी कि 107 इंडेक्स नंबर आपके पास आ गया इसी तरह 2011 के लिए आपने किया 2024 को आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की सेल्स के साथ जो कि 1883 है और फिर 2012 की सेल्स को आप डिवाइड करेंगे 2011 की सेल्स के साथ और 2013 की सेल्स को डिवाइड करेंगे 2012 की सेल्स के साथ और इस तरह से आपके पास 4 इंडेक्स नंबर्स जो है वो जनरेट हो गए 2010 11 12 और 13 का ये 4 इयर्स के इंडेक्स नंबर्स आपके पास जनरेट हो गए हैं तो ये इंडेक्स नंबर अब आपको क्या बता रहे हैं ये इंडेक्स नंबर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो 2010 में आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू 2009 वो 7% इंक्रीज हुई है 2011 में जो आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है 7.5% इंक्रीमेंट आया है ऑन द बेसिस ऑफ 2010 2010 की प्राइस के लिहाज से आपके पास 7.5% का चेंज आया 2012 में आपके पास 7% का अगेन चेंज आया 2011 के लिहाज से कि 2011 और 2012 के दरमियान जो चेंज आ रहा है सेल्स के अंदर वो 7% आ रहा है और 2013 और 12 के दरमियान जो चेंज आ रहा है वो 7.1% आ रहा है तो अगर आप ओवरऑल इसको मैच करें तो आप ये कह सकते हैं कि इन 4 सालों के अंदर जो ओवरऑल वेरिएशन एवरेज वेरिएशन आई है सेल्स के अंदर वो तकरीबन 7% आई है अब इसका एक एडवांटेज आपको ये होता है कि आप 2014 की सेल्स को भी इसी रेट के साथ जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर एवरेज खुद ही कैलकुलेट कर ली कि 7.5 7 और 7 का तकरीबन आपके पास जो ग्रोथ रेट बन रहा है वो 7% बन रहा है तो इट्स मीन कि आपके पास 1.07 नेक्स्ट वैल्यू होगी अगर आपको 2013 अगर आपको 2013 की सेल्स पता है 2320 अगर आप इसको 1.07 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन इजीली गेट द सेल्स ऑफ 2014 आपके पास 2014 की सेल्स आ गई 2482 अब यहाँ पर आपके पास 7% तो बहुत आसान था फाइंड आउट करना लेकिन अगर ये 18 होता है ये 109 होता है ये 107 होता है ये 107.5 होता है तो फिर आप इसकी एवरेज फाइंड आउट भी कर सकते हैं आप इनकी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं और एवरेज फाइंड आउट करने के बाद लेट्स सपोज एवरेज आती 108.2 तो आपके पास 1.08 आपके पास वो वैल्यू होती जिसको आपने 2320 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो आपके पास नेक्स्ट ईयर की सेल्स एस्टिमेट हो जानी थी ओके
सो दिस इज ऑल अबाउट चेन इंडेक्स नंबर्स। चेन इंडेक्स नंबर्स को आप प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हुए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं हर ईयर के, करंट ईयर के, और इसका आपको एडवांटेज ये है कि आप इससे नेक्स्ट ईयर की सेल्स को भी जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एवरेज ग्रोथ रेट जो भी आएगा उसको आप 2013 है, अगर आपके पास लास्ट ईयर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2014 यानी कि नेक्स्ट ईयर की सेल्स या नेक्स्ट ईयर की प्राइस या नेक्स्ट ईयर की क्वांटिटी भी आपके पास जनरेट हो सकती है। अच्छा, अब आज हमारे पास एक और टॉपिक है डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेटिंग डाटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपके पास इंडेक्स नंबर्स का हमने इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा कि देखें अगर प्राइसेस आपकी चेंज होती हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि अगर एक टाइम में आपकी प्राइस जो है वो 100 थी और नेक्स्ट टाइम में आपकी प्राइस जो है वो उसका इंडेक्स नंबर 120 आता है, तो इट्स मीन कि प्राइस के अंदर 20% इंक्रीज आया। आपकी प्राइसेस 20% जो है वो इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इंडेक्स नंबर्स को सिर्फ प्राइस की वेरिएशन के लिए नहीं मेजर करते, बल्कि हमें क्वांटिटी को मेजर करना होता है, या हमने जीडीपी को हम जीडीपी को कंपेयर कर सकते हैं। जीडीपी को हम जीडीपी के इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवर द टाइम पीरियड व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द जीडीपी। जीडीपी आपके पास जो है वो ओवर द टाइम पीरियड कितना, उसके अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है, कि अगर 2013 में आपके पास जीडीपी जो है वो फॉर एग्जांपल 100 था, 2014 में वो जीडीपी आपके पास 120 है, तो इट्स मीन कि इस इंडेक्स नंबर्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जीडीपी जो है वो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर फर्स्ट ईयर में एक कंट्री ने या जो है वो एक फर्म ने कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 100 एक यूनिट की प्राइस थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जीडीपी है 10,000। और अगर नेक्स्ट ईयर उसके यूनिट्स की जो उसने प्रोड्यूस किए हैं वो 100 यूनिट्स हैं, लेकिन उसकी प्राइस में चेंज होकर 150 प्राइस हो गई है आपके पास, तो आपका टोटल जीडीपी बन जाएगा 15,000। अगर आप इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 150। 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 150 आपके पास इंडेक्स नंबर आएगा, जो ये शो कर रहा है कि आपका जीडीपी जो है वो 50% इंक्रीज हुआ है अगले साल। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जीडीपी बेसिकली आपके पास जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, यहां पर ये मेंशन है आपके पास जीडीपी की डेफिनेशन। जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी आपके पास क्या होता है, जीडीपी आपके पास ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई है, इट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल रेजिडेंट प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। यानी कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप पूरे साल में प्रोड्यूस करते हैं उनकी मॉनिटरी वैल्यू को आप क्या कहते हैं, जीडीपी। अब यहाँ पर आप देखें तो यूनिट्स में तो इजाफा नहीं हुआ, पहले साल भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, सेकंड ईयर में भी आपके पास 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुए हैं। आपके पास इंक्रीमेंट तो हुआ है इनकी प्राइसेस के अंदर। तो जो प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है, प्राइसेस का इंक्रीमेंट जो है वो आपके पास इन्फ्लेशन को मेजर करता है, वो जीडीपी की ग्रोथ को मेजर नहीं करता। तो जीडीपी की ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं कि रियल जीडीपी आपके पास कितना था, दैट विल बी जस्ट नॉमिनल जीडीपी। ये आपके पास नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा कि आपने अपने प्राइस को जो है वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट विल बी योर नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आप रियल जीडीपी मेजर करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेकंड ईयर में यूनिट्स आपके इंक्रीज हो भी गए हैं, 120 हो गए हैं, लेकिन प्राइस 150 ही रहे, तो इट्स मीन कि जीडीपी तो तब आपका 15,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इट्स मीन कि क्या आपका जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब उसमें से कुछ फैक्टर तो आपका यूनिट्स की वजह से इंक्रीज हुआ है जीडीपी का, कुछ फैक्टर आपका प्राइस की वजह से चेंज हुआ है। यहाँ पर तो प्योरली प्राइस की वजह से हुआ है, तो ये तो जीडीपी में कोई रियल चेंज आया ही नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 120 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते तो आप कह सकते थे कि रियल जीडीपी आपके पास इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन कितना रियल जीडीपी आपके पास, जीडीपी जो है वो रियल में कितना चेंज हुआ है और प्राइस की वजह से कितना चेंज हुआ है, इस चीज को आप इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर्स। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ पर सीपीआई, जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्सेस आपको गिवन होंगे। अगर आप इन रिटेल प्राइस इंडेक्सेस का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास परचेजिंग पावर आ जाती है। परचेजिंग पावर को आप जब नॉमिनल जीडीपी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रियल जीडीपी आ जाता है। लाइक मैं आपके पास यहाँ पर फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ कि
परचेजिंग पावर आपके पास क्या होती है? व्हाट इज परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर का आपके पास फार्मूला होता है 1/RPI मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ परचेजिंग पावर। ये परचेजिंग पावर आ जाएगी। जब आप परचेजिंग पावर को मेजर कर लेंगे तो लाइक दिस 1/RPI मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/88 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप जब नॉमिनल जीडीपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रियल जीडीपी। आप कैलकुलेट कर लें। आप यहां पर क्या करें, 1/88 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी योर व्हाट, दैट इज योर परचेजिंग पावर। ये आपकी परचेजिंग पावर आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि 1/88 मल्टीप्लाई बाय 100 का जो आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 163.89 के साथ, तो यू विल गेट 186.3, दैट विल बी योर रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी आपके पास कैलकुलेट हो सकता है। यहां पर भी आप क्या करेंगे, आप जस्ट ये करेंगे कि 1/96 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आंसर आएगा दैट इज योर परचेजिंग पावर, उसको आप 161.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा रियल जीडीपी। तो इस तरह से आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रियल जीडीपी होंगे ये आपको बताएगा कि आपके पास प्योरली जीडीपी में चेंज कितना आया, जीडीपी ग्रोथ रेट आपका कितना है। कि अगर फर्स्ट ईयर आपके पास 2018 में आपके पास जीडीपी 186 रियल था, तो 2009 में आपके पास जीडीपी रिड्यूस हुआ है, जीडीपी आपका डिक्रीज हुआ है। अगर ओवरऑल चेंज आया भी था तो वो शायद प्राइस की वजह से आया था, लेकिन क्वांटिटी की वजह से जो चेंज था वो कम था। इस वजह से आपका रियल जीडीपी जो है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और नेक्स्ट ईयर आपका रियल जीडीपी अब इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आप रियल जीडीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रियल जीडीपी की आपके पास बेसिकली लॉजिक यही है कि हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइस के फैक्टर को नहीं बल्कि क्वांटिटी के फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, ताकि हम प्राइस के फैक्टर को जब डिफ्लेट कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास क्वांटिटी का फैक्टर बच जाएगा जो हमें ये बताएगा कि व्हाट इज द रियल जीडीपी। ओके, so this is all about today's lecture, and your chapter of index numbers is now completed. I hope you have understood this chapter, and in the last lecture I have given you the task of practice question 1, and hope you have already done that. सो अब आप नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम उसके बाद चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। और जो आप लोगों का आज का लेक्चर है इसको एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एमसीक्यूज आपके इन्हीं से रेलिवेंट हैं, इस चैप्टर से रेलिवेंट है। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें और यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।